बुद्धि उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी भक्तिन पाठ के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। पूर्व के भागों में हमने देखा कि क्या एक नौकर का मालिक के प्रति इतना संवेदना वाला संबंध हो सकता है कि मालिक को नौकर को भूल पाना एक असंभव सा प्रतीत होता है। बिल्कुल ऐसा ही था। महादेवी वर्मा अपनी इस नौकरानी भक्तिन को भूल नहीं पाती है और उसी रेखा चित्र को लिपिबद्ध करने का प्रयास करती हैं। महादेवी वर्मा कहती हैं कि भक्तिन की इतिवृत्त यानी पुराने जीवन से जुड़ी घटनाओं को समझे बिना भक्तिन को समझना लगभग बेईमानी सा है। आइए दूसरे भागों में देखते हैं। भक्तिन परिश्रमी तेजस्विनी थी। पति भी उसे रोम रोम से सच्ची पत्नी को चाहता था और बहुत चाहता रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पे ही पत्नी ने अलगौजा करके सबको अंगूठा दिखा दिया था। यानी परिवार में अलगौजा मतलब अलग होना करके सबको अंगूठा दिखा दिया था। काम वही करती थी, इसलिए गाय भैंस खेत खलियान अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसका ज्ञान बहुत अधिक बड़ा था। उसने छांट छांट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया था वह सबसे अच्छा भी रहा। साथ ही परिश्रमी दंपत्ति के निरंतर प्रयास से उसका परिवार सोना बन जाना स्वाभाविक हो गया। भक्तिन और उसके पति सभी लोग एक परिश्रम से अपने परिवार को स्थापित करने का प्रयास किया। धूमधाम से लड़की का विवाह करने के उपरांत यानी अपनी बड़ी लड़की का भक्तिन ने धूमधाम से विवाह किया। पति ने घरौंदे से खेलते हुए 2 कन्या और कच्ची गृहस्थी का भार मात्र 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली। जब वो मरा तब उसकी अवस्था 36 यानी पति की अवस्था 36 वर्ष से कुछ अधिक रही होगी, पर पत्नी आज भी उसे बुढ़ऊ कह के स्मरण करती। कितनी मर्यादित है वह आज भी उसे, चूंकि अपनी वो बूढ़ी हो चुकी है इसलिए अपने पति को भी उसी के समकक्ष मानकर उसे बुढ़ऊ कह रही है। कितनी नैतिकता और आदर्श भारतीय नारी की पहचान उसके अंदर है। भक्तिन सोचती है कि जब वो बूढ़ी हो गई तो क्या परमात्मा के यहाँ वो भी बूढ़ा न हो गए होंगे, अतः बुढ़ऊ न कहना घोर अपमान है। अपने पति का कितना सम्मान करना चाहती है, होना भी चाहिए। हाँ, तो भक्तिन के चेहरे हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंसे और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जेठौतियों के मुंह में पानी भर आते थे। भक्तिन के जो खेत थे, मोटी ताजी भैंसें थी, फलों से लदे पेड़ थे, इसको देखकर उनके जेठ जेठौती के मुंह में पानी भर आना स्वाभाविक था। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब बहू दूसरा घर कर लेती, यानी पति की मृत्यु के बाद अगर दूसरे घर चली जाती तब सारा उनके जेठ जेठौतों का हो जाता। पर जन्म से खोटी भक्तिन इनके चकमे में नहीं आई। उसने क्रोध से पांव पटक कर आंगन को ही कंपामान करते हुए कहा, हम कुकरी बिलारी ना होए, हमारा मन पुसाई तो हम दूसरे के जाम नहीं तो तुम्हारे पचे के छाती पर हो रहा भुजब राज करब समझो रहो। उसने इनकार कर दिया कि इस तरह भारतीय परंपरा और धर्म शास्त्रों में विपरीत है। जिसके साथ विवाह हो गया उसके न रहने पर भी जीवन पर्यंत उसी का होकर रहना। उसने कहा कि हम नहीं जाएंगे और तुम ही लोगों की छाती पर जो है हो रहा भूजेंगे और राज करेंगे, समझे रहो। उसने ससुर अजिया ससुर न जाने कितनी पीढ़ियों के ससुर गुणों के उपार्जित जगह जमीन में से सुई की नोक बराबर भी देने में उदारता न दिखाई, क्योंकि पैतृक संपत्ति है और पैतृक संपत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है और एक अच्छे संरक्षक का यह दायित्व है कि उस जगह जमीन को बचा ले जाना एक कम उपलब्धि से कम नहीं, एक बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। हम नए जमीन को न खरीद पाए, लेकिन बाप दादाओं की जो जमीन है, हमारे कई पीढ़ियों से अर्जित जो जमीन है, अगर उसको भी हम बचा लेते हैं तो एक बड़ी उपलब्धि है। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकवा कर कंठी बांध के पति के नाम पर घी से चिकने केसों को समर्पित करके कभी न टलने की घोषणा कर दी। कई कि अब तो हम भक्तिन हो गई हैं, अब हमें सांसारिकता विवाह इन सब चीज़ों से अब बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। भविष्य में भी जो है समर्पित सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के भी हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया। पति के चुने बड़े दामाद को घर जन्माई बनाकर रखा
अब उसी से गृहस्थी के दायित्वों को आगे बढ़ा रही थी। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरे परिच्छेद का आरंभ हुआ। भक्तिन का दुर्भाग्य उससे कम हटी नहीं था। फिर गोरखपुरी अपने गजल में कहते हैं, हम किस्मत को रोले हुए हैं, किस्मत हमको रोले हुए। कभी कभी ऐसा हो जाता है, किस्मत किसी व्यक्ति पे रोती है कि किस अकर्मण्य व्यक्ति के साथ हैं कि हमारा विकास नहीं हो रहा है। और कभी कभी व्यक्ति अपनी किस्मत को रोता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन खूब मंडूक बने हुए हैं। तो भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हटी नहीं था। इसी से किशोरी युवती होते होते बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। भयोहु से पार न पा सकने वाले जेठों और काकी को प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध जिटैतों के ने आशा की एक किरण दिखाई दी। अब भक्तिन कमजोर हो रही है। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठौत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका हो जाने पे सब कुछ उसके अधिकार में हो जाता। अपने साले को बुला लाया कि हो सकता है कि भक्तिन की लड़की से इसका विवाह हो जाए और सारी संपत्ति हमारा हो जाए। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी, इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था, अतः यह प्रस्ताव जहां का तहां रह गया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी। मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार की पदवी अभिषिक्त कराने का उपाय सोचने लगे। उसके जो जिठेद थे यानी उसके पति के बड़े भाई अब किसी प्रकार उसके पति का दर्जा अपने साले को दिलाने के लिए बहुत प्रयास करने लगे। एक दिन मां की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। आहिर युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। तीतरबाज युवक कहता था कि वो निमंत्रण पाकर भीतर गया था और युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। अंत में दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी। सबने सिर हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को बताया कि कलयुग है, कलयुग में कुछ भी संभव है, इसलिए लोग कलयुग का दोष देते हैं, जबकि इसका विच्छेद करें कल ही युग। कल कारखाने मशीन युग, मशीनी युग है और प्रगति का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है। बेहतर उपयोग करें और प्रगति में आगे बढ़ें। लेकिन हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में सब उल्टा हो जाएगा, धर्म अधर्म में परिवर्तित हो जाएगा, धर्म कार्यों में लोगों की कम अभिरुचि रहेगी, अधर्म को बढ़ावा मिलेगा, झूठ को बढ़ावा मिलेगा, कलयुग कहलाएगा। लेकिन अगर इसे वैज्ञानिक ढंग से सोचें तो मशीन का ही उपयोग है। स्वीकार किया, अपीलहीन फैसला हुआ, चाहे उन दोनों को सच्चा हो या झूठा। जब एक कोठरी से निकले तो उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का निराकरण है, परिमार्जन हो सकता है। अब मानित बालिका ने अपनी ओट काट कर नहु निकाल लिया और माँ ने आग्नेय नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। किस तरह तो जबरदस्ती, फैसला भी विपरीत, संबंध में कुछ न कहकर सुख कर नहीं हुआ। दामाद अब निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता था और बेटी विवश से क्रोध से जलती थी। इतने यत्न से संभले हुए गाय ढोर खेती बाड़ी पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए, लगान अदा करना भी भारी हो गया। सुख से रहने की कौन कहे। अंत में लगान आपको यहाँ स्पष्ट करना जरूरी है। जो कृषि पे लगाए जाने वाले टैक्स होते थे उन्हें लगान कहते हैं। जब एक बार भक्तिन लगान न पहुंचाने पे जो लैंडलॉर्ड था, जमींदार था, भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में रखा। यह अपमान तो उसे कर्मठता पे एक बड़ा कलंक था। कितनी कर्मठ होते हुए भी वो सजाए याफ्ता हो गई, उसे सजाए मिल रहा था। दूसरे दिन भक्तिन ने कमाई के विचार से शहर पहुंचाई। घुटी हुई चाँद की मोटी मैली धोती से ढके मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए एक कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्तिन जब मेरे यहाँ यानी महादेवी वर्मा के यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई, तब उसके जीवन का चौथा परिच्छेद, संभवतः अंतिम परिच्छेद जो शुरू हुआ। अभी इसकी इति दूर है, यानी अभी तक जो भी वर्णन था ये भक्तिन के पूर्व यानी
महादेवी वर्मा से पूर्व यानी बिना महादेवी के संपर्क से पूर्व की घटनाएं थी। अब जो वर्णन होगा वह महादेवी के साथ भक्तिन, क्योंकि लेखिका पहले स्पष्ट कर चुकी है कि भक्तिन के विषय में इतिवृत्त को यानी पुरानी घटनाओं को समझना से पहले जब तक हम समझे ना तब तक उसके वर्तमान जीवन को समझना मुश्किल था। भक्तिन कहती है कि लेखिका बताती है भक्तिन के विषय में कि भक्तिन के वेशभूषा में गृहस्थ और बैरागी दोनों का सम्मिश्रण देखकर दोनों का सम्मिश्रण था। गृहस्थ भी दिखाई दे रही थी और साथ में कंठी माला यानी भक्तिन या भक्ति भाव में दिखाई दे रहे। मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? उत्तर में उसने का ऊपर से होठ को सिकोड़ा और नीचे अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा, ई कौन बड़ी बात है, रोटी बनाए जानत है, दाल रात लेते, साग भाजी छौंक सकत है और बाकी का रहा। अब आज की तरह नहीं कि खाना और व्यंजन की तमाम चीज़ें पाश्चात्य जो सभ्यता के भोजन भी यानी अब हम जो कुक रखते हैं तमाम कसौटियों पे खरा देखते हैं कि तमाम तरह के व्यंजन बना पाते हैं कि नहीं, लेकिन अब वह उसके जीवन में वही चीज़ों की आवश्यकता थी, इसलिए वह सामान्य बातों को बता रही थी। दूसरे दिन तड़के ही सिर पे कई लोटियाँ आधा पानी करके मेरी धोती जल के छींटे से पवित्र कर पहनी। अंधकार के पूर्व दीवार फूटते ही सूर्य और पीपल को 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। सूर्य का निश्चित तौर पे अगर हम अभिनंदन करते हैं जल से, साक्षात देव हैं, सद्बुद्धि के देवता हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो हम सभी देवताओं को कुछ अर्पित करते हैं पहुँचे, ये तो अलग की बात, लेकिन सूर्य को जो जल देते हैं वो 100% वहाँ तक पहुँचता है, क्योंकि प्रकाश का एक नियम है कि जहाँ से प्रकाश की किरणें जिस एंगल से आती हैं अगर सीधे आती हैं रिफ्लेक्शन किसी सरफेस से टकरा के सीधे रिवर्स हो जाएंगी। अगर सूर्य को जल अर्पित करते हैं उसके सरफेस पे अगर सूर्य की किरणें टकराती हैं तो सूर्य तक पहुंचती हैं और हमारे सभी के मन में एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और सद्बुद्धि का विकास होता है, हम जीवन में निरंतर आगे बढ़ते हैं। लोटे जल से अभिनंदन किया। 2 मिनट तक नाक दबाकर जप करने के उपरांत जब वो कोयले की मोटी राख से जो अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर दी कि अब नहीं बिना नहाए इस चौके में अब कोई प्रवेश नहीं करेगा। समझिए कि एक तरह से लक्ष्मण रेखा ही थी। चौके में प्रतिष्ठित हुई तो मैंने समझ लिया इस सेवक का साथ सामान्य नहीं है, टेढ़ी खीर है। अपने भोजन के संबंध में नितांत बीतराग होने पर भी लेखिका का ज़्यादा समय विश्वविद्यालय में बीतता था, लेकिन पाक विद्या के लिए अपने परिवार में प्रख्यात थी। लेखिका कहती है मैं पाक विद्या के लिए अपने परिवार में प्रख्यात हूँ और कोई पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी किए बिना रह नहीं सकता है। अगर कोई खाना अच्छा बनाता है, अगर कोई और खाना बनाने वाला हो तो उसमें जरूर कहेगा ऐसे नहीं ऐसे होगा, पर जब छूत पाके प्राण देने वाले व्यक्तियों के बाग बाग पे भूखा मरना स्मरण हो आया तो भक्तिन की इस जो है जो शंका उसके मन में थी, या शंका होगा, कुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया। अगर लेखिका बिना नहाए अगर पहुंच गई तो उस दिन भक्तिन का भोजन करना दुर्लभ हो जाता था। तब कोयले की रेखा लेखिका कहती है मेरे लिए धनुष की खींची हुई लक्ष्मण के धनुष द्वारा खींची गई रेखा के समान दुर्लभ उठी। निरुपाय, अब लेखिका के पास कोई उपाय नहीं थी। अपने कमरे में बिछाने में पढ़कर नाक के ऊपर खुली पुस्तक स्थापित करके मैं चौकी में पीढ़े पर आसीन अनाधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। भोजन के समय जब मैं निश्चित सीमा के अंदर निर्दिष्ट जो स्थान निर्देशित किया गया था ग्रहण किया, तब व्यक्ति ने प्रसन्नता से लबालब और आत्मदृष्टि से आप्लावित मुस्कुराहट के साथ एक फूल की थाली, फूल एक धातु था या पुल है, फूल एक धातु है, फूल की थालियों का प्रयोग पहले हुआ करता था। उसमें मोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर कटोरी में दाल नहीं उसे टेढ़ी कर उसने दाल परोस दी। तब मैंने उसके उत्साह पे तुषारापात करते हुए रुआसे भाव से किया, ये क्या बनाया है? तब वो हतबुद्धि हो रही थी। रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ खरी हो गई हैं, जली नहीं है। तरकारी थी ना, पर दाल क्यों बनी है? उसने कहा क्या
काम चल जाएगा शाम को, और कल दाल बनेगी और सब्जी बनेगी। काम न चले तो गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी, यहाँ पे गुड़ होगा, थोड़ा सा गुड़ दे देगी। और तरकारी का क्या काम है, अगर दूध कि मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब ना हो तो कह रही थी चलिए अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जाएगी, वो सब्जी का काम करेगा। उससे भी ना काम चले तो गांव की गठरी से वो गुड़ निकाल के दे दी। शहर के लोग क्या कलाबत्तू खाते हैं, फिर भी कुछ अनाड़ी या फूहड़ नहीं है, उसके ससुर, अजिया ससुर, सास आदि ने उसके खाना बना की कला के लिए उसे न जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दे दिए हैं। उसने बता रही थी मैं खाना बनाने में कमज़ोर नहीं हूँ, मेरे ससुर, अजिया ससुर और अजिया सास ने मुझे कितने प्रमाण पत्र दे दिए हैं। लोग कहते थे कि इससे भक्ति से अच्छा कोई खाना नहीं बना सकता। लेखिका को चूँकि शहर की है, भक्ति देहाती है, समायोजन में शुरुआती दौर में दिक्कत हो रही है, लेकिन एक दौर ऐसा होता है कि लेखिका अपने को समायोजन कर पाती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम सभी अध्ययन करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।